पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। अधिकारियों को राज्य के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाने का दिया निर्देश। रांची में 5 जनवरी से शुरू होने वाली 68वीं राष्ट्रीय स्कूली गेम्स की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। इंदौर में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों को मिला रजत। और कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। बादल छंटने के बाद न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में रात करीब 8 बजे भर्ती कराया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। तो देश के आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक उदारीकरण का अध्याय लिखने के लिए उन्हें हमेशा सर्वप्रथम याद किया जाएगा। लाइसेंस परमिट राज को खत्म करने के लिए जिस तरह से वित्त मंत्री के तौर पर मौन रहकर भी कई मुखर फैसले, बड़े फैसले जो परिवर्तनकारी साबित हुए भारत की आर्थिक सफर के लिए, वो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए थे। राजनीतिक शुचिता, राजनेता के तौर पर उनका आचरण कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे राजनेताएं और राजनीति के लिए उदाहरण स्वरूप माना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान देश भर में राष्ट्र ध्वज झुके हुए हैं। साथ ही कहीं भी सरकारी मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार बीमार चल रहे थे। बीती रात मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत विभिन्न दलों के कई अन्य नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर पार्थिव शरीर को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी पत्नी के साथ भी क्षण बिताते हुए, और ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि आर्थिक उदारीकरण के जनक के साथ साथ अगर कई अहम पदों की हम बात करें, जिसमें प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष की बात हो, आरबीआई गवर्नर की बात हो, वित्त सचिव की बात हो, वित्त मंत्री के तौर पर फिर सबसे सर्वोच्च पद यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम सभी को गहरी पीड़ा पहुंची है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो पहले देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे स्वरूप से देखने का काम निभाते थे, 90 वर्ष से अधिक आयु में उनका स्वर्गवास हो गया है। तो वास्तव में एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चिंता की बात है। विभिन्न पदों पर रहते हुए जो देश के लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए जिन कामों को किया है उसे उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद है। विकासशील राजनीति और गवर्नेंस के पुरोधा मनमोहन सिंह ने निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। उनके आदर्श और विचार हमें प्रेरित करते रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल तक सेवा देने के बाद इस साल अप्रैल में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। आइए उनकी जीवनी पर डालते हैं एक नजर। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह
1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1980 से 1990 संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। ये केंद्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन से संबंधित आईसीटी आधारित बहुस्तरीय प्लेटफॉर्म है। बैठक में प्रधानमंत्री ने शहरी परिवहन के लिए 6 मेट्रो परियोजनाओं और सड़क संपर्क, ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना सहित 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की। राज्यों को गांवों, कस्बों और शहरों के लिए चरणबद्ध तरीके से संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की भी सलाह दी जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन है या पाइपलाइन में है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास और उसके महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की और निपटारे में लगने वाले समय में कमी लाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रीडेवलपमेंट प्लान और बेहतर यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रांची के बढ़ते यातायात दबाव और उससे निजात हेतु उठाए जा रहे कदमों को लेकर पथ निर्माण विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। श्री सोरेन ने रांची को स्वच्छ बनाने के लिए आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को मरीजों को एक दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी अस्पतालों के 24 घंटे 7 दिन फंक्शनल होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मी अस्पतालों में हमेशा उपलब्ध होने चाहिए ताकि मरीज कभी भी आएं तो उनका इलाज सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों की ओर बेहतर तथा अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का भी निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज रिम्स के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री रिम्स की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी लेंगे। इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल परिसर और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी करेंगे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान घर घर जाकर और ऑनलाइन चलाया जाएगा। मौके पर प्रदेश महामंत्री रंजन पासवान ने कहा कि राज्य के सभी अनुसूचित जाति बहुल 41 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के कुशीनगर के रहने वाले सूर्यकांत मिश्रा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं, जिनका पड़ाव फिलहाल बाबा नगरी देवघर में है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
जन जागरूकता के उद्देश्य से यूपी के कुशीनगर के रहने वाले सूर्यकांत मिश्रा भारत भ्रमण के क्रम में बाबा नगरी देवघर पहुंचे। श्री मिश्रा ने 12 नवंबर को बगहा से यात्रा की शुरुआत की थी। रास्ते में जितने भी तीर्थ स्थल है वे वहां दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में इटखोरी काली मंदिर और पारसनाथ होते हुए सूर्यकांत मिश्रा बाबा धाम पहुंचे हैं। यहां से वे बासुकीनाथ होते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। भारत भ्रमण के क्रम में उनके सभी 12 ज्योतिर्लिंग और सभी शक्तिपीठ के दर्शन करने का लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा होगा, पर्यावरण संरक्षण भी अपना विषय है। जहाँ जितना मौका मिलता है इसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में काम भी किया जाता है। पेशे से शिक्षक सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही भारत भ्रमण करने का मन था। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता के लिए भारत भ्रमण का फैसला किया। मेरे मन में था कि मुझे भारत घूमना है। विकल्प के रूप में चूँकि पैसे लिमिटेड हैं, संसाधन कम हैं, तो साइकिल मेरे लिए बेस्ट है। साइकिल से निकला तो मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर उसके लिए तैयार हुआ और फिर श्री मिश्रा को यात्रा में स्थानीय लोगों की मदद मिलती है। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में रात में ठहरने की व्यवस्था होती है। देवघर में वे डॉक्टर राजीव पांडे के आवास पर ठहरे हैं, जो पर्यावरण प्रेमी भी हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। नव वर्ष पर रांची जिले के विभिन्न वाटरफॉल, डैम और पर्यटन स्थलों पर लाखों लोगों की भीड़ जनवरी के पहले सप्ताह में जुटेगी। इसे ध्यान रखकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले के अधिकारियों को पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा वाटरफॉल और डैम के पास मार्किंग तथा झंडे लगाकर लोगों को खतरे से आगाह करने और पर्यटन मित्रों की सेवा लेने का निर्देश लेने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया है। गुजरती साल और आने वाले नववर्ष को लेकर आजकल पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट गुलजार हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में आजकल लोहरदगा के सेन्हा अंतर्गत धरधारिया जलप्रपात का भी रुख कर रहे हैं। लोहरदगा के सेन्हा अंतर्गत धरधारिया जलप्रपात आजकल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग प्रकृति की गोद में पिकनिक का उत्सव मनाने पहुंच रहे हैं। यहाँ ऊंचाई से गिरता पानी और पहाड़ की सुंदरता मन को आनंदित कर देती है। यहाँ की खूबसूरती इस कदर है कि लोग जलप्रपात का दीदार कर सेल्फी लेना नहीं भूलते। यहाँ हम लोग रेगुलर घूमने आते रहते हैं हर 6-7 महीने के अंतराल में। यह प्रकृति का एक बनाया नायाब झरना है जो बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ यह जंगल से घिरा हो, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आप यहाँ जब भी आए तो यहाँ के प्राकृतिक माहौल का और जो वादी है उसका भरपूर मजा ले सकते हैं। धरधारिया जलप्रपात की सुंदरता अपने आप में अद्भुत है और यहाँ का झरना पूरी तरह से खड़े चट्टान से गिरता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जो भी पर्यटक यहाँ पर एक बार आता है वो बार बार इसका दीदार करना चाहता है। हम लोग तो बहुत पहले से सुनते आ रहे थे धरधारिया के बारे में, लेकिन बीच में चूँकि उग्रवाद काफ़ी प्रभावित था इस क्षेत्र में, इसलिए लोगों का आना जाना कम था। अब धीरे धीरे जैसे उग्रवाद का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम हुआ है तो लोग यहाँ सालों भर घूमने आते हैं। और इस वाटरफॉल का खूबसूरती है कि ये बिल्कुल खड़ा चट्टान में है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा चट्टान में है और सीधे ऊपर से पानी गिरता है, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। धरधरिया जलप्रपात का इलाका कभी नक्सलियों की वजह से असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोहरदगा जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर स्थित ये पर्यटन स्थल आजकल फिर से गुलजार हो चुका है। क्षेत्र की रौनक लौट आई है और पर्यटकों का यहाँ आना जाना भी बढ़ा है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। 5 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन की अध्यक्षता में कल रांची में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निदेशक ने पदाधिकारियों को खेल के आयोजन की तैयारियों में
जुटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां दिखें उसे समय रहते दूर करें। प्रतियोगिता में देश भर से 40 टीमें विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए रांची आएंगी। टीमों का आना 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। रांची के खेलगांव में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी प्रतिभागियों के आवागमन, सुरक्षा, खान-पान, पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 17 बालक वर्ग की शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है। इंदौर में संपन्न हुई शूटिंग प्रतियोगिता में रांची के अवतार आनंद सिंह, दिव्यांश यादव और रचित रंजन प्रसाद ने ये उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। अब बुमराह के नाम कुल 435 विकेट हो चुके हैं। भारतीय महिला टीम और वेस्टइंडीज आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में आमने सामने। सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार। सीरीज के पहले मैच को भारत ने 211 रन से अपने नाम करने में सफलता हासिल की। विजयवीर सिद्धू ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। प्रतियोगिता का रजत पदक गुरप्रीत सिंह के नाम रहा। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी तथा मध्य भागों में 28 दिसंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 29 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र राज्य के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के उलगाड़ा गांव निवासी वार्ड सदस्य बालगोविंद साहू की हत्या झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के नक्सलियों ने धारदार हथियार से मारकर कर दी। बालगोविंद साहू उलगाड़ा गांव में औरंगा नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य में मुंशी का काम भी करते थे। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात बालगोविंद साहू पुल निर्माण कार्य से साइड पर ही रुके हुए थे। इसी दौरान रात में लगभग 8 से 10 की संख्या में हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और बालगोविंद साहू की हत्या कर दी। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम में स्कूटी चोरी करने के मामले में एक चोर को लोगों ने पीट कर मार डाला। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण मिस्त्री की 24 दिसंबर को स्कूटी चोरी हुई थी। लक्ष्मण अपने परिजनों और दोस्तों के साथ स्कूटी को खूंटी के कर्रा से बरामद किया। पूछताछ के क्रम में लक्ष्मण और उसके दोस्तों ने स्कूटी चोर समीर आइंद के साथ मारपीट की। इसके बाद लक्ष्मण मिस्त्री ने ही घायल को रिम्स में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव ने चंदन कियारी अंचल कार्यालय के हल्का 5 कार्यालय का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सही ढंग से रिकॉर्डों का संधारण नहीं होने, आवेदकों को नोटिस का तमीला सही से नहीं कराने आदि विषयों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। मौके पर स्थानीय विधायक उमाकांत रजक, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय वर्मा और अंचलाधिकारी रवि आनंद उपस्थित थे। मेदिनीनगर की चियाकी स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में जिला स्तरीय रबी कर्मशाला का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा देवी, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद एवं जिला कृषि पदाधिकारी दीपक वर्मा ने कर्मशाला का शुभारंभ किया। जिला परिषद अध्यक्ष ने कृषि पदाधिकारियों को लगन से काम करने की बात कही। वहीं उप विकास आयुक्त ने सामूहिक कृषि पर जोर देते हुए किसानों के उत्पाद समूह को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोजी सीमल से गुहिया जोरी मुख्य पथ पर कोरुम पहाड़ी गांव के समीप एक बाइक सवार युवक पेड़ से जा टकराया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान कोरेया गांव निवासी पायल किस्कू के रूप में हुई है। युवक पायल किस्कू मूल रूप से रामगढ़ के जलबई गांव का निवासी था। वो अपने ससुराल कोरैया गांव रहकर दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार वालों का भरण पोषण किया करता था।
चतरा जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए पथलगड़ा प्रखंड प्रशासन की ओर से प्रखंड मुख्यालय में अलाव की व्यवस्था की गई। संध्या में वीडियो कलिंदर साहू और अंचला अधिकारी उदल राम ने अलाव जलाया। सुभाष चौक, पुराना पंचायत भवन सहित अन्य स्थानों में अलाव की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर बीडीओ और सीओ ने बताया कि अन्य सार्वजनिक स्थानों में भी ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की जाएगी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड स्थित एक मकान में नाबालिग ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। दिव्य और स्वच्छ महाकुंभ, भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजन के लिए संगम नगरी का कायाकल्प। देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता महाकुंभ का संदेश यात्रा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात में नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ के आयोजन में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए प्रयागराज नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज नगर निगम महापौर गणेश केसरवानी ने महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम की 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वच्छता महाकुंभ का संदेश लेकर शहर के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक से लेकर स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। और अब बात कारोबार जगत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथी प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2023-24 की जारी। ये रिपोर्ट वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में बताती है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों की धोखाधड़ी के मामले बढ़े। इनकी संख्या 18,000 से 461 हुई, जबकि इसमें शामिल राशि 8 गुना से अधिक बढ़कर 21,368 करोड़ रुपए हुई है। भारतीय बैंकों ने पिछले 1 दशक में दुनिया भर के बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। 20 प्रमुख देशों में शुद्ध रूप से बुरे फंसे कर्जे यानी कि एनपीए के मामले में भारतीय बैंक सबसे आगे। सितंबर तिमाही में भारतीय बैंकों का शुद्ध एनपीए घटकर 0.57%, जबकि सकल एनपीए 13 साल के निचले स्तर यानी 2.5% पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक वैश्विक तेल मांग की वृद्धि की अगुवाई करने के लिए तैयार। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत इस अवधि के दौरान वैश्विक तेल मांग में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जोड़ेगा, जिससे पूरे पेट्रोलियम उद्योग का प्राथमिक विकास आगे होगा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। अधिकारियों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाने का दिया निर्देश। रांची में 5 जनवरी से शुरू होने वाली 68वीं राष्ट्रीय स्कूली गेम्स की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। इंदौर में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य के 3 खिलाड़ियों को मिला रजत। और कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। बादल छंटने के बाद न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट, ठंड बढ़ने के आसार।